चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर की जो डिलिमिटेशन कमीशन की ऑर्डर थे उनको 20 मई से लागू कर दिया है। जो जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन कमीशन को जो काम सौंपा गया था उसमें से एक तो ने जो वहाँ की कंस्टिट्यूंसी असेंबली की उनकी बाउंड्रीज़ को रीड्रॉन करना था। इसके अलावा वहाँ की कंस्टिट्यूंसी के नंबर में चेंजेस करने थे आबादी के हिसाब से। तो इसने डिलिमिटेशन कमीशन ने 2 ऑर्डर पास किए थे। एक तो मार्च 14 में किया गया था जिसके तहत रिजर्वेशन लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की असेंबली में। दूसरा मई 5 में ऑर्डर के तहत जो वहाँ की कंस्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री और स्टेट की, उनका साइज़ तय किया गया था। तो ये दोनों ऑर्डर ही 20 मई से लागू हो गए। अब क्योंकि ये कमीशन की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान ली है तो अब ये जो वहाँ की अब इलेक्शन होने के स्टेप खुल गए। अब कभी भी वहाँ इलेक्शन हो सकते हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू क्षेत्र को 6 एडिशनल स्टेट सीट दी थी और कश्मीर को 1 सीट एक्स्ट्रा दी थी। अब जाके जो वहाँ की असेंबली है जो 90 मेंबर असेंबली है, जम्मू के अभी वहाँ पर 43 मेंबर चुन के जाएंगे और कश्मीर से 47 मेंबर जाएंगे चुन के। इसके अलावा इसने पार्लियामेंट सीट जो अनंतनाग की है उसमें भी चेंजेस किए, उसमें राजौरी और पुंछ को जोड़ दिया है। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। जे.एंड.के डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ कुछ पिटिशन लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, उन पिटिशनरों को कहना है कि पूरी प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ये सेंटर ने ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिशें थी जो कि हमने अभी देख ली है उनको मान लिया है। दूसरी खबर की तरफ पढ़ते हम। जो जीएम क्रॉप की रिसर्च से संबंधित खबर है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसने अपने लेटेस्ट ऑर्डर में भारत के रिसर्चरों के लिए जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत वो प्लांट के जीनोम में चेंजेस करते हैं, उनको छूट दे दी गई है GEAC से अप्रूवल लेने की। अब GEAC क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजर कमेटी। ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत एक्सपर्ट बॉडी है और इसका काम ये है कि ये जो रिसर्च हो रही है उसको देखना, कि उसकी रिपोर्ट पढ़ना और उस रिपोर्ट के आधार में उस रिसर्च को रिकमेंडेट करना या डिसअप्रूव कर देना। तब जाके ये जो रिसर्चर अपनी नई क्रॉप बनाते एडिटिंग के जरिए, तब जाके वो खेतों में जाती है। पहले उसे GEAC के रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। तो नए ऑर्डर में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने कहा कि जो भारत के रिसर्चर है, कंपनियों के लिए नहीं कहा है, ये सिर्फ रिसर्चरों के लिए कहा है, वो उनको छूट है। अब ये उनके GEAC के पास जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि ये डिपार्टमेंट का फैसला है, इसे अभी मिनिस्टर की मंजूरी मिलना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टेट के जो मिनिस्टर है उनसे भी मंजूरी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो को करंट सब्जेक्ट है, यानी स्टेट और सेंटर दोनों मिलके इसमें अपने लॉ बना सकती है। अब जो हम इसे गहराई से समझते हैं कि जीन टेक्नोलॉजी होती क्या है GM क्रॉप के बारे में, तो क्योंकि GM प्लांट में होता ये है कि ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत एक पौधे में दूसरे प्राणी या दूसरे पौधे का जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं BT कॉटन। BT कॉटन में क्या किया गया है? कॉटन के प्लांट में एक सॉइल के बैक्टीरिया का जीन मिला दिया, जिसके कारण अब वो BT कॉटन बनने के बाद वो अब पहले के कॉटन में पेस्ट अटैक होता था तो कॉटन की फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन बैक्टीरिया मिलाने के बाद कॉटन में अब पेस्ट अटैक से प्रोटेक्शन हो जाती है। ये इसका फ़ायदा हुआ BT कॉटन। यानी BT कब बने? जब इसमें सिंपल कॉटन के प्लांट में सॉइल के बैक्टीरिया को मिला दिया गया था, तब जाके BT कॉटन बना। लेकिन इसके कुछ घाटे भी है, तभी तो ये इतने रेगुलेशन बना रखा है। इसके घाटे ये है कि अगर मान लीजिए BT कॉटन के सामने एक दूसरा प्लांट है, ब्रिंजल ही मान लेते हम या भिंडी मान लेते, अगर वो ट्रांसफ़र हो जाता है जीन कॉटन से भिंडी में या ब्रिंजल में, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा।
नेबरिंग प्लांट में अगर ये फैल जाते तो इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं वो नुकसानदायक हो सकते हैं। ये इसके और अभी तक ये पूरी रिसर्च, इसमें भी काफ़ी विवाद चलता रहता है कि अभी भारत में भी विवाद हुआ था 3 साल पहले, उसमें क्रॉप को GEAC ने तो मंजूरी दे दी थी, लेकिन मिनिस्टर ने उसे मंजूरी अभी तक नहीं दी है, जिस कारण वो अभी तक मार्केट में नहीं आ पाई। वो भी जीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाई गई थी। तो ऐसे काफ़ी विवाद चलता रहता है GM क्रॉप में। आज की तीसरी खबर पर लेते, RBI जो है उसने अपना सेंट्रल को जो डिविडेंड देता है यानी पैसा देता है उसमें भारी कटौती की है। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 के तहत RBI ने सेंटर को 30,307 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 70% कम है। पिछले साल RBI ने लगभग 1 लाख करोड़ दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी इतना क्यों हुआ कम? इस कम होने की वजह ये है कि RBI ने इस बार रिवर्स रेपो विंडो का ज़्यादा इस्तेमाल किया। रिवर्स रेपो क्या होता है? रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो। इसका मतलब ये है कि रिवर्स रेपो में जो RBI है वो बैंकों से लोन लेता है, याद रखना हमें ज़रूरी है। जबकि रेपो में क्या होता है? RBI बैंकों को लोन देता है, यानी रिवर्स में उल्टा हो जाता है। तो रिवर्स रेपो की डेफिनेशन ये है कि बैंक शॉर्ट टर्म गारंटी लोन RBI को देते। रिवर्स रेपो का इस्तेमाल जब होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम, पूरे मॉनेटरी सिस्टम में इस समय लिक्विडिटी की मात्रा ज़्यादा है, यानी पैसा ज़्यादा सिस्टम में भी घूम रहा है, तभी रेपो रेट रिवर्स रेपो का इस्तेमाल RBI करता है। यानी बैंक के पास सरप्लस मनी है, तभी तो RBI को लोन दे रहे, तभी तो रिवर्स रेपो का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस बार क्योंकि RBI ने रिवर्स रेपो का इस्तेमाल किया तो इस वजह से उससे अपना लोन ले रहा है, तो मतलब उसे बैंकों को पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से उसके पास कम पैसे रहे इस साल, और उसने इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कम पैसा ट्रांसफ़र किया। दूसरा, RBI ने अपना जो कंटीजेंसी रिस्क बफर है उसे भी पिछले साल की तरह 5.50% में बना के रखा। अगर इसे कम कर देता तो ज़्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाता है। तो आज की कुछ ज़्यादा खबर मिली नहीं मुझे न्यूज़पेपर में, ये 3 ही खबर मिली इंपॉर्टेंट जो कि सिविल सर्विस में काम आती है। तो ये वीडियो इतने तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।